गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मूल कॉन्सेप्ट से, वो होगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये देखिए काम आता है ये टॉपिक हमारे, इम्पॉर्टेंट है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है हमारे पास, या कोई एक हमारे पास किसी पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ये कंपाउंड पर भी अप्लाई किया जाता है, मिक्सचर पे भी अप्लाई किया जा सकता है। एलिमेंट है, मान लीजिए उसके दो फॉर्म है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, उसके दो आइसोटॉप्स हैं। तो मान लीजिए उसकी दो फॉर्म है। एक फॉर्म जो है वो है एक्स, ठीक है, वन, और दूसरी फॉर्म जो है विच इज X2। ये दो फॉर्म है उस कंपाउंड की। दोनों कंपाउंड में अगर हम मान लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है आपको दिया गया है M1, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है मान लीजिए M2, ठीक है, और इसका जो आपको दिया गया है अबंडेंस, या आप इसको बोल सकते हो स्टूडेंट परसेंटेज, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए आप। मान लीजिए इसका अबंडेंस जो है आपको वो दिया गया है स्मॉल x1, और इसका अबंडेंस दिया हुआ है स्मॉल x2। दैट मीन कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक एलिमेंट है जिसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं आपके पास, x1 एंड x2। उसमें से एक का मास है m1, एक का मास है m2, और m1 वाला जो एलिमेंट है जिसका मास m1 है उसका अबंडेंस x1 है, m2 वाले का x2 है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? देखिए, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट m1 इंटू अबंडेंस x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाय टोटल अबंडेंस x1 plus x2. You can also write it as average molecular weight is equals to summation of mi into x of I divided by summation of xi. अब देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर मैं टोटल अबंडेंस की बात करूं, टोटल अबंडेंस इन द केस ऑफ परसेंटेज, इन द केस ऑफ परसेंटेज, इन परसेंटेज, तो वो कितनी होगी? 100% ही हो सकती है। दैट मीन x1 प्लस x2 की वैल्यू हमेशा यहाँ क्या परसेंट होगी। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है अबंडेंस का। ओके, गॉट इट। अब देखिए इस पे बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं स्टूडेंट कि क्लोरीन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन में आता है। ऑल यू नो अबाउट दैट कि द molecular weight of chlorine is in fraction 35.5. So how it is possible कि it is 35.5? Because the molecular weight या atomic mass जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो ना तो न्यूट्रॉन हाफ हो सकता है, ना ही प्रोटॉन हाफ हो सकता है। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो कैसे आता है देखिएगा। तो क्लोरीन एटम जो है आपका 1735.5, बेसिकली ये नेचर में दो आइसोटॉप के केस में मिलता है। वो दो आइसोटॉप कौन कौन से हैं? एक तो है क्लोरीन 1735, और एक है आपके पास क्लोरीन 37। इन दोनों का मिक्सचर होता है ये एलिमेंट। तो इसमें मान लेते हैं इसका मास तो आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? अगर मैं मास देख लूँ तो ये गिवन होगा आपको, दिस इज 35 और इसका मास कितना है 37। बट इसका अगर मैं परसेंटेज अबंडेंस चेक करता हूँ तो मान लीजिए ये दी हुई है मुझे 75% एंड इट इज 25%। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन जो है वो कितना हो जाएगा? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाय 75 प्लस 25। ये आपके पास इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होकर आएगा। ओके, गॉट इट, क्लियर। तो अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 35.5। तो अगर आपसे कोई पूछता है मान लीजिए यहाँ पर कि क्लोरीन का जो ये मॉलिक्यूलर वेट है या ये जो एटॉमिक मास है ये फ्रैक्शन में क्यों आया है, तो इट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप, एंड विच वन इज 35 एंड 37। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं मान लीजिए कि क्लोरीन 35.5 एंड 17 में हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट?
कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसमें स्टूडेंट? तो देखिए अगर हम लॉजिकली निकालें तो 35 माइनस 17, तो क्या न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। दैट मीन आपको आंसर टिक करना होगा या तो इस आइसोटॉप को कंसीडर कर लीजिए या इस आइसोटॉप को, तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। 35 माइनस 17, तो इट विल गिव यू 18 न्यूट्रॉन्स, एंड 37 माइनस 17 इट विल गिव यू 20 न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी क्लोरीन के एटम में या तो 18 हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इट डिपेंड ऑन आइसोटोप। क्लियर, गॉट इट? तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसे ही आप कंपाउंड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको NO2 गैस दे दी जाए, ठीक है, और एक दे दी जाए N2O4, ओके। तो अब देखिए आपको बोला गया कि इट इज 50% एंड इट इज ऑल्सो 50%, दोनों को 50-50% अबंडेंस में हमने मिक्स किया है। अब आप देखिए मास आप जानते ही हैं, NO2 का कितना हो जाएगा, 14 प्लस 32, तो कितना हो गया ये 6 एंड 4 46, एंड ये कितना हो जाएगा 46 का ट्वाइस कर दीजिए, डाइमर है ये NO2 का जस्ट सिंपल। तो 46 का अगर आप डबल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 92। तो एवरेज मास जो है ऑफ मिक्सचर यहाँ से आप कितना कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए 46 इंटू 50 प्लस 92 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज मास ऑफ मिक्सचर यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, बोलिए। ठीक है, गॉट इट, निकाल लोगे? चलिए, इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इसके अंदर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाके हम इसको वेपर डेंसिटी से भी रिलेट करेंगे स्टूडेंट। वेपर डेंसिटी का और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का एक अच्छा रिलेशन होता है इस चैप्टर में, तो वो मैं आगे आपको अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये पहले एक बार बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा स्टूडेंट वो है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को ध्यान से देखिए आप, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कंपोजिशन हमें चेक करना है। जैसे मान लीजिए यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए इसका टोटल मास या मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 100 ग्राम। इसमें कैल्शियम आप सब जानते हैं कितना है, 40, कार्बन कितना है 12 ग्राम, एंड ऑक्सीजन इज 48 ग्राम। अब एक जस्ट सिंपल सा सोचिए, मान लीजिए ये आपके पास कंपोनेंट है पूरा, इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसमें कार्बन का क्या परसेंटेज है। तो देखिएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले आप ले लेंगे मास ऑफ एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या मास चल रहा है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, या सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपसे फ्रैक्शन पूछे तो आप इस 100 को हटा दीजिएगा तो फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन आपसे पूछा गया है, तो कार्बन का मास 12, टोटल कितना है 100, फ्रैक्शन तो ये आ गया 12/100, बट आपसे परसेंटेज की टर्म में पूछे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया 12%। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी कंपोजिशन के अंदर, सॉरी किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल आप सब जानते हैं, ब्लू विट्रॉल 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। इट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 हाइड्रस सॉल्ट होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है इसलिए इसका नाम ब्लू विट्रॉल रखा जाता है। ऐसे ग्रीन विट्रॉल होता है। इस ब्लू विट्रॉल के अंदर आपको परसेंटेज आइडेंटिफाई करना है कॉपर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई द मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का मोलर मास निकाल लेंगे। कॉपर का ले लेंगे हम 63.5, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 4 × 16,
ओके 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 18 होल वाटर का हो जाएगा। तो ये लगभग आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 249.5 ग्राम। ठीक है, अब आपको इसमें किसका कैलकुलेट करना है, कॉपर का। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरे कंपोनेंट में आप सबसे पहले कॉपर का फाइंड कर रहे हैं तो कॉपर का मास ले लीजिए। मास ऑफ कॉपर इज 63.5 डिवाइड बाय टोटल 249.5, इट इज फ्रैक्शन ऑफ कॉपर, and if you want answer in percentage term then multiply with the 100 value, so you will get approximate I think 25.45%। तो ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है, ये यूज होंगे स्टूडेंट जब हम लास्ट में मूल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टोइक्योमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन स्टडी करेंगे, तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो है वहाँ यूज होंगे। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाउ टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। ओके गॉट इट। चलिए ऐसे ही अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और उसमें एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो उसमें आप लिखेंगे द फॉर्मूला, कि व्हाट इज द फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला क्या है कि केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट करना है आपको तो एक फॉर्मूला लिखा जाता है, विच इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। तो हम जस्ट सिंपल लिख सकते हैं इन केमिस्ट्री representation of a chemical is called chemical formula। और इस केमिकल फॉर्मूला को हम यूज करते हैं जैसे H2SO4 इज ए केमिकल फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट किसी भी केमिकल का ऐसा फॉर्मूला जो उस केमिकल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज रिप्रेजेंटेशन of a chemical which gave a complete information about all element present in formula। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, मान लीजिए स्टूडेंट ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊं यूरिया NH2CO NH2। इन फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में ग्लूकोज में एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि इसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है एंड 6 ऑक्सीजन एटम है। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और ओरिजिनल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो इट विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेड एलिमेंट। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के वेट को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मान लीजिए इसका वेट हम सब जानते हैं कितना आएगा 180, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। गॉट इट। तो ये फॉर्मूला था। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको। तो इसी को हम यूज करते हैं एज ए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने में। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज इनटू केमिकल स्टडी और केमिकल रिएक्शन। इसको केमिकल स्टडी और केमिकल रिएक्शन में हम यूज करते हैं। एंड सबसे
इंपॉर्टेंट चीज ये भी है स्टूडेंट कि जनरली ये फॉर्मूले बहुत रेयर केस में ही डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेसी मतलब जैसे अगर ये फॉर्मूला यूरिया का है तो ये किसी और कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि इन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर यूनिक। दैट मीन यहाँ डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती किसी भी कंपाउंड की, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज के फॉर्मूले आपको सेम नजर आएंगे बट उनमें फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। तो आप इस लेवल पे मान के चलिए कि इन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्लियर? ओके, गॉट इट। चलिए, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम इन्हीं को यूज करते हैं। सेकेंड टाइप का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिएगा, इट रिप्रेजेंट द simplest whole number ratio of various atom present in a compound। किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंटेड जितने भी एटम हैं स्टूडेंट, उन सब का सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ये आपको प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को स्टडी करें, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लूं और यहाँ मैं ले लूं एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप समझिएगा कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया स्टूडेंट ग्लूकोज, तो ये क्या होगा C6H12O6। तो इसमें देखिए कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप यहाँ इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं, दिस वन। ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं सुक्रोस ले लूँ, C12H22O11, तो यहाँ 12 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लीजिए, यहाँ हम n बोल देते हैं, n इज ए कॉमन नंबर। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 12, तो ये कितना हो जाएगा CH2O। मान लीजिए मैं इथाइन ले लूँ, तो देखिए ये होता है C2H2 कॉमन नंबर 2 एंड दिस इज CH। और यहाँ मान लीजिए मैंने बेंजीन ले लिया, तो इट इज C6H6 कॉमन नंबर 6 एंड CH। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली ये क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है ग्लूकोज की, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इन ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एज अ 1:2:1। तो इट ओनली गिव्स यू अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट। ओके, अब मान लीजिए इसका एम्पिरिकल वेट निकालें। क्या निकालें? एम्पिरिकल वेट। तो एम्पिरिकल वेट इसका कितना आएगा, 12 + 2 14, 14 + 16 दैट मीन 30। और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं कितना आता है, 180। तो अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट एक रिलेशन बनाऊं, देखिएगा, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पिरिकल वेट। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होगा कॉमन नंबर n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल वेट। चेक कर लीजिए, बताइए। जैसे देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180, कॉमन नंबर कितना आ रहा है 6, और इसका वेट कितना आ रहा है 30। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। गॉट इट। ऐसे ही हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होगा n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत इनमें, बताइए। क्या होता है ये स्टडी कर लिया, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूले को निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है,
अब उस मेथड में क्या किया जाएगा, आपको डेटा प्रोवाइडेड किए जाएंगे कि कुछ एलिमेंट के आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं, उनकी बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना होगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये प्रैक्टिकल टाइप का डेटा होगा। तो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो सकता है, वो किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मेटल है, assume that a metal capital M have 56 gram. Okay, a metal M have 56 gram atomic weight. Then find its empirical formula, its oxide empirical formula containing 70% of metal. तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपके पास मेटल का कोई ऑक्साइड है, आप नहीं जानते हैं मेटल का ऑक्साइड कौन सा है, वो MO2 है, M2O है, M2O3 टाइप का है, बट एक ऑक्साइड है। आपसे बोल रहा है कि अगर उस मेटल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 56 ग्राम है और उसमें कंपाउंड में 70% मेटल है, तो उसका एम्पिरिकल वेट बताइए। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये समझिए, एक मेटल ऑक्साइड होगा, दैट मीन आपके पास एक मेटल होगा, एक ऑक्सीजन होगा, तो एटम है। मेटल जो है आपके पास 70% है, कितना परसेंटेज है, 70%। तो रेस्ट 30% कौन होगा, आपका ऑक्सीजन। तो आपके पास परसेंटेज गिवन होंगे एटम्स के। तो कैसे हम इससे एम्पिरिकल वेट निकालते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले इसमें लिख लीजिए एलिमेंट, इट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। ठीक है, यहाँ परसेंटेज अबंडेंस जो भी है वो लिख लीजिए। जैसे यहाँ मेटल है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये 70% है आपके पास, ये 30% है। अब इसके एटॉमिक वेट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एटॉमिक वेट। मेटल का कितना दिया हुआ है 56, ऑक्सीजन का आप जानते हैं कितना होता है 16। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस एटॉमिक वेट से इस परसेंटेज को डिवाइड कर दूं, परसेंटेज मतलब मान लीजिए आप 100 ग्राम है, तो ये 70 ग्राम हो गया, 30 ग्राम हो गया, तो मोल निकाल सकता हूं मैं, बताइए मोल। तो अगली स्टेप होती है हमारी मोल फाइंड आउट करना। तो 70 डिवाइड बाय 56 ये नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, 30 डिवाइड बाय 16 ये ऑक्सीजन के मोल मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 1.25 एंड हियर यू गेट 1.857। तो आपके पास ये मोल आ गए, दैट मीन मेटल का इतना मोल है, ऑक्सीजन का इतना मोल है। अब हमको कन्वर्ट करना है इसको स्टूडेंट सिंपल रेशियो ऑफ मोल में, किसमें, सिंपल रेशियो ऑफ मोल। अब मोल का सिंपल रेशियो निकालना है, जबकि हमारे पास मोल क्या क्या है 1.25 एंड 1.875। तो इन दोनों का अगर मुझे सिंपल इंटीजर रेशियो लेना है, तो जो इन दोनों में स्मॉलेस्ट है उसका डिवाइड कर दीजिए दोनों में। जैसे यहाँ 1.25 स्मॉलेस्ट है, तो मैं 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दूं तो ये सिंपल रेशियो आ गया 1, एंड 1.875 को मैं 1.25 से डिवाइड कर दूं तो ये लगभग आएगा मेरे पास 1.5, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 3/2। अब आपके पास रेशियो आ गया स्टूडेंट 1 और 3/2। तो इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 एंड 3। तो ये आपके पास सिंपल रेशियो आ गया होल नंबर या इंटीजर नंबर। तो मेटल आपके पास हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 3, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा M2O3। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आप क्या कर देंगे 2 इंटू 56, ऑक्सीजन का क्या कर देंगे 3 इंटू 16, ये आपके पास इसका फाइनल मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो ये एक टेबुलर मेथड है, ये बोर्ड में बहुत काम आता है, इसका ध्यान रखिएगा आप। क्लियर, समझ गए आप। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, लास्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत 1 पॉइंट लाइक समथिंग 01 आ जाए तो उसको राउंड ऑफ करके 1 मान लीजिएगा, इतना इसमें मैनेज करना होता है। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया हमारे पास। तीसरा जो फार्मूला होता है केमिस्ट्री में
उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बेसिकली हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, इट गिव 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। सिंपल ये स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इट गिव 3D अरेंजमेंट, इट गिव इंफॉर्मेशन, लिखना भूल गया सॉरी मैं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आप सब जानते हैं थोड़ा बहुत, CH4 जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, उसमें एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन जो होता है वो प्लेन से बाहर की तरफ होता है, और एक जो होता है इनसाइड द प्लेन होता है। और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, आप इसके बारे में बिल्कुल अभी ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में लर्न करते हैं। और इनके बीच में लगभग होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट बॉन्ड एंगल। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है किसी भी गिवन कंपाउंड का या रेस्पेक्टेड कंपाउंड का। क्लियर? ओके, तो ये 3 सिंपल सिंपल टॉपिक आज हमने पढ़े, बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, लव यू।